आप सभी का एमकेएस एजुकेशन के इस शैक्षिक मंच पर आप सभी का स्वागत है। और आज क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन कब किया जाता है? क्योंकि आपको पता है कि जो परमाणु बम है सबसे विध्वंसक है, और परमाणु बम किसी के ऊपर गिराना और उसके तरह तरह के परीक्षण करना, उससे हमारा वायु प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा होता है। और किसी के ऊपर यदि एक परमाणु बम गिरा, से आप लोग देखते हैं हिरोशिमा नागासाकी का परिणाम देखते हैं कि आज तक वहाँ पे जो है विकलांगता देखी जाती है। तो इसी के ना इस पे कोई परीक्षण हो, ना हम लोग, आपको पता होगा कि ऐसे सिर्फ 8-10 देश ही हैं जो परमाणु बम रखते हैं। तो इन पे रोक लगाने का उद्देश्य यही है कि ना इसमें परीक्षण करें, ना हमारे पास रहेगा, ना हम इससे संबंधित कुछ कर पाएंगे। तो इसी पे यह प्रोग्राम होता है। और अगर यहाँ पे बात आए इसके विरुद्ध जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की, तो हम लोग 29 अगस्त को मनाते हैं। 29 अगस्त 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। अब ये 29 अगस्त जो आया है, अब ये 29 अगस्त ही क्यों रखा गया, उसके पीछे का थोड़ा सा कारण जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए, विश्व में पहली बार परमाणु परीक्षण जो होता है किसके द्वारा होता है, कहाँ पे होता है, इम्पोर्टेंट भी होगा। विश्व में पहली बार परमाणु परीक्षण पूरे वर्ल्ड में, ये आपका पहली बार परमाणु परीक्षण होता है जो होता है जुलाई 1945 में। जुलाई 1945 में विश्व का प्रथम परमाणु परीक्षण होता है। और आपको पता होगा कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 नागासाकी, दोनों आपके जापान के जो शहर हैं, इस पे बम गिराया गया यूएसए के द्वारा। और आप यहाँ से क्वेश्चन हो रहा है कि विश्व का प्रथम परमाणु बम जो है, परमाणु बम परीक्षण आपके जुलाई 1945 में किया गया, अर्थात जब यूएसए गिराया आपके अगस्त में 1945 में, यानी कि जुलाई 1945 में आपके यूएसए के द्वारा इसका प्रथम परीक्षण किया गया था। तो जुलाई जब 1945 में यह परीक्षण करता है, और ठीक उसके अगले महीने में आपके हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया जाता है। और अगर बात आए इन्होंने कहाँ पर किया था, तो आपको यूएसए में एक सिटी देखने को मिलती है, मैक्सिको। और इसी मैक्सिको में यूएसए ने इसका परीक्षण किया था। और इस परीक्षण का नाम क्या दिया गया था, ट्रिनिटी। परीक्षण का नाम इम्पोर्टेंट है, ट्रिनिटी। क्योंकि अगर प्रथम से पूछे तो उस परीक्षण का नाम भी पूछ सकता है। तो उस परीक्षण का नाम था ट्रिनिटी परीक्षण, जिसको इन्होंने मैक्सिको में आयोजित किया था और यूएसए के द्वारा किया गया था। जुलाई 1945 में किया गया था, और ठीक एक महीने बाद आपका उस पे बम गिराया जाता है, जापान हिरोशिमा नागासाकी पे। और यहाँ से तो हमें 29 अगस्त की डेट मिली नहीं। अब 29 अगस्त का जो डेट आता है, ये आपका 29 अगस्त 1991। 29 अगस्त 1991 का जो डेट है, में कजाकिस्तान का एक स्थान है जहाँ पे परमाणु परीक्षण किया जाता था। कहाँ का है, कजाकिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, बता दीजिए। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री, यही आपका कजाकिस्तान। कजाक यही आपका कजाकिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री। और इसी कजाकिस्तान में आपका 29 अगस्त 1991 में एक उसका स्थान है जहाँ पे परमाणु परीक्षण किया जाता था। और उसका नाम था, जगह का नाम था सेमी पालिस्टिक। उसका जगह का नाम था सेमी
बालिस्टिक परमाणु परीक्षण केंद्र करके नाम था। तो इसे जो सेमी पॉलिस्टिक परमाणु परीक्षण स्थल था, केंद्र था कजाकिस्तान का, उसी को बंद किया गया था। कब बंद किया गया? 29 अगस्त 1991। जब इसे 29 अगस्त 1991 में बंद कर दिया गया, और ठीक इसी के 18 साल बाद, 18 वर्ष बाद जो है आपका आता है 2009। 2009 को एक सभा का गठन होता है, और इसी में यह निर्णय लिया गया, इसी सभा में यह निर्णय लिया गया कि 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम मनाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, परमाणु परीक्षण अंतर्राष्ट्रीय विरोध दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2009 से। 2009 से मनाया जा रहा है, और इसी में यह निर्णय लिया गया कि इसको मजदूर मनाएंगे। और आपका ये जो 29 अगस्त का डेट है, ये आपका 1991 से संबंधित है, कजाकिस्तान से संबंधित है, क्योंकि पहला जो है परमाणु परीक्षण स्थल था जो कजाकिस्तान का सेमी बैलिस्टिक था, इसी को बंद किया गया था। अगर यहाँ पे 2009 की बात आती है, तो यही 2009 में आपका जो नरेगा था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना था, उसी का नाम चेंज होकर के महात्मा गांधी हो जाता है। और हम नरेगा की बात करें तो 2006 में प्रारंभ होता है, और 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना हो जाता है। और इसी 2009 से ही इस डेट को 29 अगस्त को हम लोग इसको जो है इस रूप में मना रहे हैं। चलिए अगर देख लीजिए, इससे अब संबंधित बात हो जाए, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। बताइए क्या है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, यह आपका जो ऑपरेशन है स्माइलिंग, यह भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण है। जो प्रथम परमाणु परीक्षण, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 1974 में होता है। और जो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में होता है, इसी का नाम क्या दिया जाता है? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण जो कि 1974 में आयोजित होता है, और उसी का नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा दिया जाता है, जो कि आपके पोखरण जैसलमेर में किया गया था। पोखरण जैसलमेर में किया गया था। वहीं पर ऑपरेशन शक्ति, या आपसे इस तरह का, ये भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण, भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण यह भी पोखरण जैसलमेर में होता है। यह होता आपके 1998 में होता है। 1998 में भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण होता है, 1998 में। और इसका नाम क्या दिया जाता है? ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति नाम दिया जाता है। ऑपरेशन शक्ति जो है, यह भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण है, जो कि 1998 में किया जाता है, और यह भी आपका पोखरण जैसलमेर से किया जाता है। अब बात आ जाए जो भारत में परमाणु संयंत्र स्थित हैं, उनकी स्थित कहाँ कहाँ पे है? आप लोग तो इसको याद होगा, उसको माइक ऑन कर लीजिए, बताने का प्रयास करिए। कैगा परमाणु संयंत्र, कैगा, कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? आपका कैगा हो गया, आपका काकरा पार हो गया, आपका नरोरा हो गया, आपका तारापुर हो गया। समय हो तो लिख लीजिए। चलिए, अगर कैगा परमाणु संयंत्र की बात करें, ये आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। वहीं पर
काकरापार की बात करें, ये आपका गुजरात में है। वहीं पर आपके नरूरा की बात करें, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। वहीं पर आपके तारापुर की बात करें, ये आपके महाराष्ट्र में है। कैगा कर्नाटक, देखिए का से का कर्नाटक, काकरापार गुजरात, नारोरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र। और आगे देख लीजिए, कालपक्कम, कलपक्कम, कलपक्कम आपका हो गया, और एक आपका हो गया कुंडनकुलम। कलपक्कम हो गया, कुंडलकुलम हो गया। ये दोनों के दोनों आपके तमिलनाडु में है। और विशेष करके आपका यहाँ से क्वेश्चन यह पूछता है कि आपका कलपक्कम और कुंडनकुलम ये किस देश की सहायता से भारत में स्थापित आपका परमाणु संयंत्र है। तो आपका इसमें नाम आता है रूस का। किस देश की सहायता से भारत में निर्मित परमाणु संयंत्र है कलपक्कम कुंडनकुलम। तो विशेष करके इसका नाम रूस से आता है। और यही आपका कलपक्कम कुंडलकुलम ये आपके तमिलनाडु में स्थित हैं, दोनों के दोनों। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि तकनीकी की बात आ गई। तो यहाँ पे एक चीज बता दीजिए, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस कब मनाते हैं। राष्ट्रीय तकनीकी दिवस आप लोग इसको 11 मई को सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्रीय तकनीकी दिवस 11 मई। इसके पहले एक बार स्कोर देख लीजिए, कौन सा परमाणु संयंत्र कहाँ पे है, काफी इम्पोर्टेंट है। हमने बताया आपको कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में है, काकरापार परमाणु संयंत्र आपके गुजरात में है, नरोरा परमाणु संयंत्र आपके उत्तर प्रदेश में है, तारापुर परमाणु संयंत्र आपके महाराष्ट्र में है, कालपक्कम और कुंडनकुलम ये आपके दोनों के दोनों तमिलनाडु में है, जो कि रूस की सहायता से बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 30 अगस्त से 8 सितंबर तक किस राज्य में ओणम त्योहार मनाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको त्योहार पढ़ाया था, ओणम बताया था, पोंगल बताया था, और एक जल्लीकट्टू पोंगल बताया था। इस तरह से बिहू तमाम त्योहार आपकी चर्चा हुई थी। अभी पुणे में चर्चा होगी। तो आप लोग बता दें सबसे पहले जो आपका ओणम है ये किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ओणम है ये किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। और विशेष करके अगर हम ओणम की बात करें, ये आपका 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है। यानी कि जो ओणम फेस्टिवल है ये आपके पूरे पूरे 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है। और अगर हम विशेष करके ओणम की बात करें तो इसमें आपका केले के पत्ते, आपका केला का पत्ता हो गया, और इसमें केले के पत्ते में आपका 26 प्रकार के पकवान, इसमें आपके 26 प्रकार के पकवान जगह जगह रख करके इसको आयोजित किया जाता है। एक केले के पत्ते पर 26 प्रकार के पकवान को रख करके इस आयोजन का है। आपका अगर हम ओणम की बात करें, ये आपका केरला संबंधित है। आपका पोंगल पूछ लेता है, आपका ओणम बहुत पूछता है, पोंगल पूछता है। पोंगल के लिए तमिलनाडु है। भाई आवाज मिल रही है ना, बता दीजिए एक बार।
बोल दीजिए। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, हेलो, समझ ही ना पा रही। आवाज मिल रही है? हाँ आवाज। चलिए, तो हाँ, हाँ यहाँ पर कुछ महोत्सव को पुनः रिपीट कर लिया जाए। जो महोत्सव है, जैसे आपका, अगर हम मरु महोत्सव की बात करें, मरु मरु की बात करें, ये आपका पोखरण जैसलमेर। दूध पोखरण राजस्थान। अगर वहीं पर हम मेंदराम यात्रा की बात करें, गरीब बिरादर मत। मेंदराम की बात करें, आपका तेलंगाना। खजुराहो फेस्टिवल की बात करें तो आपका एमपी आता है। अगर पुष्कर फेस्टिवल की बात करें, पुष्कर फेस्टिवल, तो आपका पुष्कर आता है। पुष्कर फेस्टिवल की बात करें तो आपका जम्मू कश्मीर आता है। ऊंट फेस्टिवल की बात करें तो आपका भू पूछता है ऊंट, तो आपका आता है बीकानेर, राजस्थान। बीकानेर राजस्थान। अगर मैं बात करूं स्पुतिक डस्टर फेस्टिवल, या इसी को मुखौटा डांस भी कहते हैं, मुखौटा फेस्टिवल, ये आपका लद्दाख में है। लोसर फेस्टिवल, लोसर की बात करूं तो ये आपका लद्दाख से संबंधित है। लोसांग फेस्टिवल की बात करें, लोसांग लोसांग की बात करें तो ये आपका सिक्किम। लोसांग की बात करें तो आपका सिक्किम है। हेमिस फेस्टिवल की बात करें तो आपका हेमिस फेस्टिवल की बात करें तो आपका लद्दाख है। और यहीं पे हेमिस नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, वो भी लद्दाख में है। हार्नबिल फेस्टिवल की बात करें तो आपका नागालैंड है। मकर बिलक्कू त्योहार की बात करें, मकर बिलक्कू त्योहार की बात करें तो यह भी आपका केरल से है। आपका केरल से ओणम भी था, मकर बिलक्कू है। त्रिशूरपुरम है, त्रिशूरपुरम त्रिशूरपुरम, ओणम, आपका कलपथी रथ महोत्सव वहीं से है। वहीं का आपका अट्टिकल्लू, अट्टुकल्लू, आपका केरल की बात करें, अट्टुकल्लू हो गया, आपका ओणम हो गया। और अगर मैं केरल से बात करूँ, त्रिशूरपुरम त्योहार हो गया, मकर बिलक्कू हो गया। इतने के इतने आपके सभी केरल से संबंधित हैं। हार्नबिल नागालैंड, मकर बिलक्कू केरल हो गया। एक आपका खूब पूछता है क्वेश्चन, सिग्मो फेस्टिवल, ये आपका गोवा में आयोजित होता है। वहीं में त्रिशूरपुरम आपको बता ही दिए। काला घोड़ा फेस्टिवल, आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र मुंबई से है। वहीं पर मैंने आपको तीन चीज बताया था, काला घोड़ा फेस्टिवल, काला चावल का जीआई टैग, और काला चावल महोत्सव। तीन चीजें हैं, तीनों अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं। काला घोड़ा फेस्टिवल की बात करें तो महाराष्ट्र, काला चावल का जीआई टैग की बात करें तो मणिपुर, काला चावल महोत्सव की बात करें तो आपका सिद्धार्थनगर। बथुकंपा फेस्टिवल, ये आपका तेलंगाना का है। थाई पूसम फेस्टिवल, ये आपका तमिलनाडु का है। फूल डोल की बात करें, शाहपुर भीलवाड़ा राजस्थान का है। आपका निमांडी मिर्च फेस्टिवल काफी इंपॉर्टेंट है, किसी परीक्षा में बना था। निमांडी मिर्च फेस्टिवल, निमांडी मिर्च फेस्टिवल, ये आपका निमांडी मिर्च फेस्टिवल की बात करें तो आपका एमपी का है, मध्य प्रदेश। धानु यात्रा, धानु यात्रा, रज पर्व और नुआखाई। धानु यात्रा, रज पर्व, नुआखाई, ये आपके तीनों के तीनों उड़ीसा में है, उड़ीसा के हैं, जहाँ पे आपकी चिल्का झील है।
भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लैगून झील है, उड़ीसा में पड़ती है। अगले त्योहार की बात करें, चेरी ब्लासम फेस्टिवल आपके शिलोंग का है। हेरात फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरात हेरात फेस्टिवल, ये आपका जो हेरात फेस्टिवल है, आपको पता होगा जम्मू और कश्मीर का है। और वहीं पर मैं आपको बताया था हरेली हरेला, आपसे हमारी पूरी उम्मीद है कि आप लोग को बताइए। हरेली हरेला, डीके जी, कुसुमलता जी, इसको बताने का प्रयास करिए, काफी इम्पोर्टेंट है और इसको आपसे कई बार चर्चा भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ झारखंड। पुणे आप गलती कर गई, आप दिमाग लगाइए उससे क्या पूछ में किस तरह से मैंने उसको डिलीट किया था। हमारा था हरेली और था हरेला। डीके जी, आप भी कभी कभी माइक आप ऑन कर दिया करिए। चलिए, तो मैंने आपको सिर्फ इससे रिलेट करना ही बताया था कि इसमें ये बड़ी मात्रा है, इसमें आ की मात्रा है। तो छत्तीसगढ़ और आपका उत्तराखंड है। झारखंड में कैसे करेंगे, दो आपके अगर याद हैं राज्य, इन्हीं दोनों में से कोई, तब अब यहाँ से मात्रा से आप इसको कर ले जाएंगे। तो हरेली से छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। और वहीं पर हरेला से उत्तराखंड। अब देखिए वहीं पर अगर आपका पोंगल फेस्टिवल की बात आए तो आपका तमिलनाडु है। ओणम को हमने बता ही दिया, आपका पोंगल ओणम ये भी को पूछता है। आपका हो गया पोंगल, पोंगल, और आपका हो गया ओणम। पोंगल भी पूछता है और ओणम भी। पोंगल की बात करें तो आपका तमिलनाडु है, और आपके ओणम की बात करें तो आपका केरल है। वहीं पर अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो इसी आपका पोंगल से ही संबंधित आपका जल्लीकट्टू है। जल्लीकट्टू पोंगल से संबंधित है, आपके तमिलनाडु में आयोजित होता है पोंगल भी और जल्लीकट्टू भी। इसके साथ पोंगल साथ आपका जल्लीकट्टू इम्पोर्टेंट है, तो उसको याद रखिए। और ओणम आपका केरल से। वहीं पर ट्यूलिप फेस्टिवल की बात करें तो आपका ट्यूलिप भी जम्मू कश्मीर में है, ट्यूलिप गार्डन है वहाँ पे। छठ पर्व की बात करें तो आपका बिहार से। गणपति रथ महोत्सव की बात करें तो आपका ये भी केरल है। अब देखिए आपका पोंगल था और एक अट्टुकल पोंगल है। पोंगल था और अट्टुकल पोंगल, एक आपका जल्लीकट्टू था। जल्लीकट्टू और पोंगल का संबंध तमिलनाडु से है। देखिए, जल्लीकट्टू प्लस पोंगल, इसका संबंध जो है तमिलनाडु से है। लेकिन वहीं पर यदि आपका आ जाए अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल आ जाए, तब आपका इसका संबंध जो हो जाता है केरल से हो जाता है। अगर आपका सिर्फ पोंगल है तब आपका तमिलनाडु है, लेकिन इसमें अट्टुकल पोंगल लग जाता है तो आपका केरल, क्योंकि उसके पहले आप लोगों ने देखे आपका जो जल्लीकट्टू था और पोंगल था, ये दोनों तमिलनाडु से। और उसी जिस प्रकार से जल्लीकट्टू उसी प्रकार से अट्टुकल भी मिलता जुलता है, तो यहाँ से काफी कंफ्यूजन तक आप लोग समझ लिख लीजिए। दोनों एक साथ, जल्लीकट्टू प्लस पोंगल तमिलनाडु, और यहाँ पे अट्टुकल पोंगल केरल से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
हाँ देखिए, अभी हाल ही में आपका बीएड एंट्रेंस का हुआ था, तो उसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये पूछा था कि नॉर्थ और दक्षिण पश्चिम की जो दिशा होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसके देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा था उसमें, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण जो पश्चिम की दिशा होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन के रूप में आपका दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, नैऋत्य दिया था, दिशा सब में लगा है, दिशा है। और आपका दिया था वायव्य, वायव्य कोण दिया था। और आपका दिया था आग्नेय दिशा। और आपका एक दिया था ईशान दिया था। ये आपके तीन आप चार ऑप्शन थे। तो इसमें आपका पूछा था जो दक्षिण पश्चिम की दिशा होती है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ से आपके चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये चारों के चारों। और इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर आपसे बात करें दक्षिण और पश्चिम की बात करें तो इसे नैऋत्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर दक्षिण पश्चिम की लिखा है तो इसके लिए नैऋत्य होता है, नैऋत्य दिशा। लेकिन वहीं पर आपसे जब वह दक्षिण पश्चिम ना कह करके दक्षिण पश्चिम के लिए नैऋत्य हो गया, आपसे जब कहे नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम की बात करें, उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर पश्चिम के लिए आता है वायव्य, यानी कि आपका यह वाला आ जाता है। उत्तर पश्चिम के लिए वायव्य आ जाता है यानी कि नॉर्थ। और ये आपका वेस्ट के लिए वायव्य आता है। और आपका साउथ वेस्ट के लिए यानी कि यस, यस और आपका डब्लू के लिए नैऋत्य आता है। और वहीं पर यदि आपसे बात करें जो आपका न- दक्षिण और पूर्व की बात करें यानी कि साउथ ईस्ट की बात करें तो साउथ ईस्ट के लिए आग्नेय दिशा यानी कि आग की दिशा, जो उष्मा की दिशा है, जैसे आप लोग घर में बहुत ज़्यादा प्रयोग देखते हैं। तो इसके लिए आपका था साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम, साउथ। नहीं भाई, यहाँ पे आपका दक्षिण पूर्व होगा, दक्षिण पूर्व होगा। दक्षिण पूर्व के लिए यानी कि साउथ ईस्ट के लिए आपका आग्नेय दिशा होती है, जिसमें हम लोग घरों में अक्सर अपना रसोई घर को स्थापित करते हैं। जो घर होता है उसके हम लोग दक्षिण, दक्षिण पूर्व में जो उसको स्थापित करते हैं रसोई घर को। और वहीं पर अगर ईशान की बात कर दे तो ईशान मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व की जो दिशा होती है उसी को हम लोग ईशान के नाम से जानते हैं। और आपका ये बीएड एंट्रेंस में आपका पूछा था साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट की दिशा को किस नाम से जानते हैं। तो आपका था नैऋत्य दिशा। ये आपका क्वेश्चन बार बार पूछता है तो इसको जरूर ध्यान में रखिए। एक बार पुनः देख लीजिए, जो आपका दक्षिण पश्चिम की दिशा होती है उसे नैऋत्य दिशा के नाम जानते हैं। जो आपका उत्तर पश्चिम की दिशा होती है उसे वायव्य कोण के नाम जानते हैं। जो आपकी साउथ यानी कि दक्षिण पूर्व की दिशा होती है उसे हम आग्नेय दिशा, आग की दिशा के नाम जानते हैं। जो हमारी उत्तर पूर्व की दिशा होती है उसे हम ईशान कोण के नाम से जानते हैं। चलिए, तो कार्बन न्यूट्रन खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला राज्य कौन सा है।
कार्बन न्यूट्रल खेती को बढ़ावा देने वाला भारत का प्रथम राज्य। कार्बन न्यूट्रल खेती को बढ़ावा देने वाला भारत का प्रथम राज्य, आपको पता होगा, जो शिक्षा में सबसे आगे होगा वही जो है ऐसा प्रयास करेगा। तो शिक्षा में आगे आपका कौन सा है? केरल। न्यूट्रल खेती को बढ़ावा देने वाला प्रथम राज्य आपका केरल है। भारत का प्रथम कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन बनने वाला है? भारत का प्रथम कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट आपका लेह एयरपोर्ट। लेह एयरपोर्ट। अगला ही सबसे क्वेश्चन पूछे, नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का प्रथम एयरपोर्ट। नवीकरणीय पर आपसे बात कर दे, नवीकरण बात कर दे तो आपका हिसाब से कभी कभी पूछ जाता है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे स्थित है, तो आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आपके दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला मेरा क्वेश्चन कुछ यहाँ से है, थेयम, कथकली, मोहिनी अट्टम, अभी आप लोग इसके पहले पढ़े भी हैं, एक इसमें नया जुड़ गया, थेयम, कथकली, मोहिनी अट्टम, त्रिशूरपुरम। ये जो सारे त्योहार हैं यह किस राज्य से संबंधित हैं? थेयम, कथकली, मोहिनी अट्टम, त्रिशूरपुरम, ये आपके सभी के सभी केरल से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा स्वार्म क्या है? देखिए आपका एक है स्वार्म, इसी की चर्चा की बात हो रही है। यह आपके कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, और यह आपका स्वार्म है, यह आपका एक ड्रोन प्रणाली है। यह आपका ड्रोन प्रणाली है। ड्रोन प्रणाली है जो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। स्वार्म क्या है? यह एक प्रकार की ड्रोन प्रणाली है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है, और हाल ही में इसे आपके थल सेना को सौंप दिया गया है। जो स्वार्म है ड्रोन प्रणाली है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया? यहाँ पे नाम आ गया अटल ब्रिज, अटल ब्रिज का नाम आ गया, और इसके पहले आप लोग पढ़े हैं अटल सुरंग, अटल सुरंग। यहाँ पे अभी तो अटल ब्रिज की बात हो रही है, और आपका ये मिल भी गया कि गुजरात के किस जगह पर, गुजरात के किस शहर में, तो आपका आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 300 मीटर लंबे पुल का, ब्रिज का उद्घाटन किया गया, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। जो अटल ब्रिज है यह साबरमती नदी को पार करने के लिए बनाया गया है। लंबाई की बात तो हो ही गई, इसकी लंबाई 300 मीटर है, और ये विशेष करके जो 300 मीटर का पुल है, ये विशेष करके क्या जो है, ये समर्पित है पैदल यात्री प्लस साइकिल यात्री के लिए समर्पित ये पुल होगा, जो कि 300 मीटर लंबा होगा, जो साबरमती नदी पर बनाया गया है, जो पैदल और साइकिल यात्री को समर्पित होगा। अगर यहाँ पे दो चीज बात आई, एक अटल ब्रिज की बात आ गई, एक अटल सुरंग की बात आ गई,
तो अटल ब्रिज आप लोगों ने देखा अहमदाबाद 300 मीटर। अगर हम अटल सुरंग की बात कर दें, अटल सुरंग कहाँ पे है? अटल आपसे क्वेश्चन पूछता है अटल सुरंग किन किन के मध्य, किन किन को आपस में जोड़ता है, किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? बता दीजिए। लेह से मनाली, मनाली को जोड़ता है। आपकी जो अटल सुरंग है लेह को मनाली से जोड़ता है। इसकी लंबाई की बात करें, अटल सुरंग की लंबाई की बात करें 9.02 किलोमीटर की लंबाई है। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो आपका यह है पड़ जाएगा हिमाचल प्रदेश में पड़ जाएगा। इसके जो अटल सुरंग है इसका नाम पहले रोहतांग सुरंग था। रोहतांग सुरंग था, इसी का नाम चेंज करके आपका अटल सुरंग कर दिया गया। अब ये जो सारे कार्य है अटल जी से संबंधित है। तो आप लोग याद रखिए आपका जो 86वां संविधान संशोधन था यह आपके अटल जी के ही समय में इसको लाया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 अटल जी के समय में ही होता है और अटल जी के समय में ही आपका एक आता है। जैसे आप लोग वर्तमान में देखते हैं कि जो माता पिता की देख रेख ना करें उनके लिए, उनके संरक्षण में, माता पिता के संरक्षण में एक कानून आया था कि क्या नाम है, यदि वो इस पे आपत्ति दर्ज करें तो उनको जो है निर्वाह मजदूरी के रूप में, जीवन यापन के रूप में प्रति माह 6,000 रुपये देना होगा। 6,000 रुपये का प्रतिबंध था, अनुबंध था। और यह भी कानून अटल जी के समय में लाया गया था। अटल जी कहीं ना कहीं से देश के हित में इन्होंने बहुत अच्छे से काम किए हैं। अटल जी आपका इन्हीं के समय में ही 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा, जैसे आप लोग देखते हैं अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का इन्हीं के समय में और 86वां संविधान संशोधन ही है। ऐसे तमाम प्रयास देश के लिए इन्होंने किए, अच्छे कार्य किए हैं, इसलिए अटल जी को नाम पर आपके बीजेपी समय थे और इसके प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है इसके प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं और उसके पीएम भी बने हैं। तो अटल जी को इस प्रकार से हम लोग याद करते हैं और उसका नाम वहाँ पे अटल सुरंग कर दिया गया और यहाँ पर अटल ब्रिज का नामकरण भी किया गया है। चलिए, अगर हम यहाँ पे रोड सुरंग की बात हो रही थी तो आप लोगों को पता है एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अब यहाँ से क्वेश्चन अभी हाल ही में विपिन सर करवा रहे थे तो वहाँ पे दिया था किस महानगर को नहीं जोड़ता स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि 4 महानगर को जोड़ती है। तो आपसे यदि कहे कि किस महानगर को नहीं जोड़ती, अगर किस महानगर को नहीं जोड़ने की बात आ गई या किसको जोड़ता है तो आपको चारों वो महानगर का नाम पता होना चाहिए। तो जब चारों महानगर का नाम आपको पता रहेगा तभी आप इसको सही कर पाएंगे। तो आप जान लीजिए दिल्ली, दिल्ली को जोड़ता है कोलकाता, चेन्नई, चेन्नई हो गया। और यहाँ का महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मतलब मुंबई, तो आपका मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है यह निम्न 4 महानगरों को जोड़ने का कार्य करती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है मध्य भारत के हाल ही में मध्य भारत के पहले टाई क्लस्टर का शिलान्यास कहाँ किया गया? अब देखिए यहाँ पर आ गया टॉय क्लस्टर। अब बताइए टॉय माने क्या होता है? क्लस्टर माने होता है इकाई।
टॉय माने होता है खिलौना। यानी कि खिलौना बनाने का जो उद्योग, कल कारखाने, इसकी स्थापना की बात की जा रही है। और इसमें कह रहा है हाल ही में मध्य भारत के पहले टॉय क्लस्टर का शिलान्यास कहाँ किया गया। तो ये आपका मध्य भारत की बात कर रहा है और टॉय क्लस्टर की बात कर रही है, तो इसमें आपका इंदौर मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश। आपका इंदौर जो है, जो ही इसका नाम आता है तुरंत आपको याद आना चाहिए कि स्वच्छता से संबंधित है। अगर वहीं पर आपसे बात करें भारत का प्रथम टॉय क्लस्टर, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा कि यह मध्य भारत का प्रथम टॉय क्लस्टर है। अगर वहीं पर बात करें आपका भारत का प्रथम टॉय क्लस्टर, जिसका नाम था कोप्पल, भारत का प्रथम टॉय क्लस्टर जिसका नाम था कोप्पल, कोप्पल, यह कहाँ पे स्थापित किया गया। तो भारत का प्रथम टॉय क्लस्टर कोप्पल आपके कर्नाटक, इसी कर्नाटक में ही आपका एक शहर है बंगलुरु, इसी बंगलुरु को ही सिलिकन सिटी के नाम जानते हैं। और बगीचों का शहर, बंगलुरु को बगीचों का शहर और सिलिकन सिटी के नाम से जानते हैं। और आपका जो कोप्पल है आपके भारत का प्रथम जो है टॉय क्लस्टर की बात हो, तभी आपका जो है आ जाता है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जा 3D मुद्रित डाकघर। अगर 3D मुद्रित की बात आ गई, यह भी आपका बेंगलुरु में ही बन रहा है। बेंगलुरु कहाँ पे है, कर्नाटक में है। अभी मैंने आपको तुरंत बताया कि जो बेंगलुरु है उसे बगीचों का शहर और उसी को ही सिलिकन सिटी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, क्योंकि पता है आरबीआई गवर्नर जो शक्तिकांत दास है, ने कहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट कितना है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, यह कहाँ पे खोला गया है। रिजर्व बैंक इनोवेशन इनोवेशन हब, यह कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। अगर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की बात करें तो यह भी आपके बंगलुरु में इसका भी उद्घाटन किया गया है। और इसके बाद एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस देश ने दुनिया की सबसे कम फर्टिलिटी रेट यानी कि प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है फर्टिलिटी रेट से। फर्टिलिटी रेट मतलब प्रजनन दर से, यानी कि एक महिला कितने बच्चे को पैदा कर रही है। कहीं ना कहीं से यह आपके देश, दुनिया और इस संसार के लिए बहुत आवश्यक है, जिससे जिस तरह से यहाँ जनसंख्या है, लोग हैं, उसी तरह से भविष्य में बने रहें, इसके लिए बहुत योगदान है महिलाओं का। और जो है अगर हम बात करें सबसे कम प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, यानी कि उसकी जो फर्टिलिटी रेट थी ऑलरेडी कम थी, सबसे कम थी, और अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ कर करके वह उससे भी कम हो गया। तो उसमें आपका देश का नाम आता है दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया के बात नाम आता है। और अगर हम इसके 1970 में फर्टिलिटी रेट की बात करें यानी प्रजनन दर की बात करें, तो यहाँ पर 4.5%, यानी प्रत्येक महिला 4.5 यानी 4.5 लड़के को जन्म, अर्थात आप इस तरह से कर सकते हैं कि दो महिला दो फीमेल मिल करके 9 बच्चों को जन्म देती थी।
यानी कि जब इनका औसत लिया गया तो इतना मतलब कि एक महिला पे 4.5 लड़का आया, यानी कि 2 महिला मिला करके 9 बच्चों को जन्म देते थे। एक घटना थी 1970 की। और वहीं से यह अपने जो है फर्टिलिटी रेट को कम करना, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि अपने इंडिया में यहाँ पे नारा दिया जाता है, हम दो हमारे दो, और तमाम प्रकार के प्रचार दिए जाते हैं कि किस तरह से हम अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। छोटा परिवार, सुखी परिवार, तमाम नारे दिए जाते हैं। तो भारत भी कहीं न कहीं इसके प्रयास में, जैसे आप लोगों ने देखा कि इसके पहले ही आपका, अगर हम सिटी की बात कर रहे थे तो 2.1 थी हमारे जो है फर्टिलिटी रेट था। लेकिन वर्तमान में अगर सिटी में देखें फर्टिलिटी रेट जो है वह जो है 1.25 हो गया है सिटी का। अगर हम अब वर्तमान में अपने देहात का देखें तो इसका 2.1 फर्टिलिटी रेट बचा है। क्योंकि अब आपके जो शहर की औरतें हैं अब ये जो है 2 बच्चा भी पैदा नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि यही कारण है कि 1.9 करके कुछ था कि इनका आंकड़ा आ गया है। और उसी प्रकार से जो देहात की महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं, पहले आप लोग देखते ही होंगे कि एक एक लोगों को 4 4 बच्चे, 6 6 बच्चे होते थे। कई कई तो ऐसे होते थे कि 11 12 भी रहते थे। तो लेकिन 4 5 ये नॉर्मली देखने को मिलता है। अब इसी पे ऐसा देखा गया कि भविष्य में हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी और तमाम प्रकार की समस्याएं होंगी। तो इसी को देखते हुए इस पे काफ़ी जनसंख्या नियंत्रण पर रोक दिया गया, इसको नियंत्रित करने के लिए। और यहीं से एक क्वेश्चन और बन जाता है, जनसंख्या नियंत्रण पर प्रथम कानून जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने वाला प्रथम देश की बात आती है तो उस पे आपका इंडिया का नाम आता है। लेकिन बन तो गया, लेकिन इससे हम लोग बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाए और जिससे हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत नियंत्रित नहीं हो पाई। तो यहाँ पर हम बात करें फर्टिलिटी रेट पर, तो हमने भारत का बता दिया। वर्तमान में ग्रामीण की बात करें 2.1 है, शहरी की बात करें तो 1.98 शायद है, बहुत कंफर्म नहीं हूँ शहरी का। और इसी प्रकार से मैं यहाँ पे कह रहा था अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कौन सा देश है तो आपका दक्षिण कोरिया है, जिसकी 1970 में फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर, यानी कि एक महिला 4.5 लड़के यानी 2 महिला 9 बच्चों को जन्म दे देती, वो इसी की रिपोर्ट है। 2011 में अगर फर्टिलिटी रेट की देखें, 2011 में दक्षिण कोरिया के फर्टिलिटी प्रजनन दर की बात करें तो 0.80%, यानी कि 8 25 40, यानी कि 5 महिला 5 फीमेल मिल करके वर्तमान में दक्षिण कोरिया में आपके यह जो है 4 बच्चे को जन्म दे रही है। यानी कि 5 महिला में एक महिला ऐसी है जिसके पास कोई बच्चा नहीं है, वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहती है। इस तरह की कंडीशन बन गई है आपके दक्षिण कोरिया में। और यही आपका दुनिया का दक्षिण कोरिया ही जो है वह जो है इस रिकॉर्ड को अपने फर्टिलिटी रिकॉर्ड को तोड़ करके ही और न्यूनतम पावदान पे आ गया है। अगर वहीं पर मैं भारत की बात करूं तो भारत में नेगेटिव फर्टिलिटी रेट वाला राज्य कौन सा है, जिसकी फर्टिलिटी आपकी नेगेटिव है, बता दीजिए। वह आपका शायद नागालैंड है। और सबसे अधिक फर्टिलिटी रेट तो हमें नहीं पता है, लेकिन अगर आपसे जनसंख्या घनत्व की बात करें भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है तो उसमें आपका नाम आता है बिहार का। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है उसमें आपका नाम आता है अरुणाचल प्रदेश का। अगर हम बात करें कि जो भारत का औसत घनत्व है वह कितना है तो 384 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये आपका औसत है, जनसंख्या घनत्व है भारत का, लेकिन उसमें आपके बिहार का सबसे अधिक है और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। अगर वहीं पे अगर मैं साक्षरता की बात करूं तो साक्षरता में आपका आता है केरल आ जाता है और सबसे कम में आ जाता है आपका बिहार आ जाता है। चलिए
हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ सीमा से हो जाए। आप लोग देखते हैं कि बार बार न्यूज़ सुनते हैं तो आपको एक शब्द मिलता है कि भारत एलएसी के अंदर, एलएसी, या जो है आप सुनते हैं कि फला देश या हमारे एलएसी के अंदर युद्धाभ्यास कर रहा है। तो ये जो आपका सुनते हैं एल ए सी, इसका फुल फॉर्म क्या है? और अगर हम एलएसी की बात करें तो आपका जो एलएसी है यह किन किन दो देशों के बीच है? अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहीं पर आप लोग सुनते हैं एल ओ सी, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगर हम एलएसी की बात करें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चाइना, भारत और चाइना। और एलओसी की बात करें, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, तो आपका भारत और पाकिस्तान। चलिए, अगर इसमें हम आपसे कांग्रेस की बात हो रही थी, तो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, पीएम कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोरारजी देसाई। क्योंकि आपको पता है कि योगदान में, स्वतंत्रता में आप लोग देखते हैं कि कांग्रेस का ही रहता है, और पहले ही आपके कांग्रेस की सरकार बनती है। और इसमें पूछता है, इसलिए कई वर्षों तक आपकी कांग्रेस की सरकार, कोई पार्टी नहीं रहती है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, गैर कांग्रेसी, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री यानी ने जिन्होंने सबसे पहले कांग्रेस से हटकर प्रधानमंत्री का पद संभाला, तो उसमें आपका नाम आता है मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई का जब यहाँ पे नाम आ जाए गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में, तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई। सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट पेश करने वाले व्यक्ति आपके मोरारजी देसाई हैं। चलिए, हम यहीं पर कक्षा को समाप्त कर देते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। डीके जी, माइक ऑन कर लीजिए थोड़ा सा।